इंडियन पॉलिटी में पहला जो लेसन है, तुम कोई भी बुक पढ़ोगे, चाहे वो लक्ष्मीकांत पढ़ो, चाहे डीडी बसु पढ़ो, जिस बुक को भी पढ़ना है पढ़ो, हर बुक में सबसे पहला चीज जो तुमको समझाया है वो तुमको समझाया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्या होता है, इतिहास क्या कहता है। मतलब क्वेश्चन यहां पर दिमाग में आना चाहिए कि पॉलिटी के बुक में हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज समझना चाहिए हम लोग को भी कि आखिर हम लोग इस लेसन को पढ़ते क्यों है। पॉलिटी का देखो यहाँ पर मतलब जो है वो मतलब है कि हमारा जो देश है, ठीक है, वो चल रहा है तो किन किन बातों पे चल रहा है। तो ये सारी बातें जो लिखी हुई है ये लिखी हुई है हमारे संविधान में, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट्स इनको लिखा गया है कि जो सरकार होगी वो किस प्रकार से काम करेगी और वो किस प्रकार से अपने चीजों को लागू करेगी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये जो संविधान बना हमारा, उसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड मीन्स कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश पर लगभग 200 साल तक ब्रिटेन ने राज किया। तो ब्रिटेन जब हम पर राज कर रहा था, ठीक है, जब ब्रिटेन हम पर शासन कर रहा था, तो उस समय वो हमारे देश को किस प्रकार से कंट्रोल करता था, ये सोचने वाली बात है। ये समझो इस चीज को कि ब्रिटेन कहां है, ठीक है, ब्रिटेन उतना दूर में बैठकर, इंडिया यहां एशिया का एक कंट्री, ब्रिटेन वहां से बैठ के इंडिया को यहां पे कंट्रोल कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब बात है। जैसे तुम सोचो कि तुम कहीं पे रह रहे हो, तुम मान लो दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा एक फैक्ट्री है जो चेन्नई में चल रहा है, और तुम दिल्ली में बैठ के चेन्नई वाले फैक्ट्री को कंट्रोल करो। तो ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये आसान चीज था नहीं। और यही चीज सिखाया सबसे पहले ब्रिटेन ने हम लोगों को कि किस प्रकार से चीजों को कंट्रोल किया जाता है। आप दूर में बैठ के भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जब कंट्रोल कर रहा था देश को, हमारे इंडिया को, तो उस कंट्रोल करने के तरीके को हम लोग पहले पढ़ते हैं कि वो खुद से कैसे कंट्रोल कर रहा था। क्योंकि वो जो तरीका यूज किया, वो जो पैटर्न यूज किया, वही पैटर्न धीरे 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 जब हम लोग को आजादी मिली तो वो कन्वर्ट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना शुरू किए तो हम लोग वहां से चीजों को देखे और यहां पर देखे कि वो उसी चीज को हम लोग अपने हिसाब से अपने लिए बनाते चले गए थे, क्योंकि हमको एक पैटर्न मिल चुका था पहले। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम लोग पढ़ते हैं अपने पॉलिटी में, वो हम लोग पढ़ते हैं कि जब ब्रिटेन हमारे देश पर राज कर रहा था तब कौन सी व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था को आज जो व्यवस्था हमारे पास है उस व्यवस्था से हम कंपेयर करेंगे कि वो व्यवस्था और ये व्यवस्था में क्या सिमिलरिटी है, क्या ऑपोजिशन है। यहां पर बहुत सारा टर्म आएगा, क्योंकि ये पहला क्लास है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। यहां पे बहुत सारा टर्म आएगा, बहुत सारा नाम आएगा, बहुत सारा पॉलिटिकल वर्ड्स यूज किया जाएगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि तुमको हर पॉलिटिकल वर्ड्स का मीनिंग यहीं से समझाते चले जाते कि जब वो लेसन आएगा तब तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन अभी से जो भी टर्म, जो भी वर्ड यहां पर आ रहा है उसका मीनिंग यहां पे याद रखने के लिए नहीं बोल रहे, समझने के लिए बोल रहे हैं कि चीजों को समझो कि वर्ड का मीनिंग है क्या, वो जो वर्ड है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। जब वो सिग्निफिकेंस, वो मीनिंग तुम समझ लोगे तो जब उस चैप्टर को पढ़ोगे तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा कि ये चैप्टर बता क्या रहा है। तो यहां तक हम तुमको समझाए केवल कि जो हमारा टॉपिक आज का है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा लेसन लिए हम लोग इंडियन पॉलिटी में, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो कैसे बना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पीछे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पे जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। जैसे कि अगर बेसिक से पहुंचे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बनना है उसके बनने की प्रक्रिया, उसके बनने की प्रक्रिया हम समझना चाहते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में आ भी नहीं रहे, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या क्या हुआ, इसको तो बांटना हमेशा दो सेक्शन में, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो हमारा डेवलपमेंट है इसको हम बांटते हैं दो सेक्शन में। एक बांटते हैं 1773, अभी डेट पे ज्यादा टेंशन मत लेना कि ये डेट क्यों आया, ठीक है। डेट उठ पे अभी दिमाग मत लगाना, तुमको सब याद हो जाएगा। 10 मिनट का क्लास में तुमको सारा कुछ याद हो जाएगा कि क्या क्या बोला जा रहा है। एक
स्टेज हम लेंगे 1773 से लेके 1853 तक, और दूसरा लेंगे, ठीक है, 1858 से लेके 1947 तक। ये आजादी के पहले वाले पोर्शन को हमने बांटा दो पार्ट में। क्यों दो पार्ट में बांटा, ये तुमको क्लियर हो जाएगा थोड़ी ही देर में, ठीक है। तो दो सेक्शन में ये बढ़ गया, हम दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे भी। अब यहां से समझते जाते हैं कुछ कुछ बैकग्राउंड, कुछ कुछ हिस्ट्री की चीजों को यहां पर जान लेते हैं। हुआ क्या था हमारे देश में कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी थी। कहां की कंपनी थी? ये कंपनी थी ब्रिटेन की, ठीक है। ये कंपनी कहां की थी? ये कंपनी थी ब्रिटेन की। और ब्रिटेन की कंपनी जो है वो ब्रिटेन से आती है इंडिया। किस बात के लिए? तो वो आती है एज ए ट्रेडर, वो बिजनेसमैन की तरह आती है। जैसे कि भारत अभी का डेट में समझो, भारत है और भारत में बहुत सारी कंपनी, टाटा है, ठीक है, रिलायंस है, इस तरह की बहुत सारी कंपनी है। और मान लो कि बांग्लादेश में कुछ ट्रेड करना है, बांग्लादेश से हमको कुछ सामान ट्रेड करना है, तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि टाटा को बोला कि जाओ तुम भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश जाओ और वहां जाके आप बिजनेस करो। मान लो बांग्लादेश को एक एयरपोर्ट बनाना है और टाटा को भारत सरकार भेज रही है कि जाओ टाटा, भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश जाओ और वहां एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसमें अपना बिड डालो और टेंडर लो और वहां काम करो। तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक कंपनी थी, ठीक है, और इस कंपनी को भेजा गया बिजनेस करने के लिए, कहां? इंडिया में। और वो जब इंडिया में आई तो उसको मिला एक चार्टर। यहां एक वर्ड यूज होगा, हिंदी में अगर बोलते हैं इसको चार्टर ही बोलते हैं, ठीक है। चार्टर क्या होता है यहां समझते जाना, ये है क्या। उसको मिला चार्टर। चार्टर क्या मिला? चार्टर का मतलब होता है एक्सक्लूसिव लाइसेंस। एक्सक्लूसिव लाइसेंस का मतलब हुआ कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने उसको एक लाइसेंस दिया है, ठीक है, कि भाई तुम जाकर वहां बिजनेस करोगे। कैसे? तुमको वहां क्यों एंट्री मिलेगी? तो तुमको एंट्री एज ए कंपनी नहीं मिल रही, तुमको ब्रिटेन की गवर्नमेंट भेज रही है कि जाकर वहां तुम काम करो, वहां जाके तुम बिजनेस करो। दैट इज उसको लाइसेंस मिला। एक्सक्लूसिव क्यों बोले? क्योंकि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ये बिजनेस कर सकती थी। मतलब जैसे टाटा को भारत सरकार ने भेजा, तो ऐसा नहीं है कि रिलायंस भी चला जाएगा, अब ऐसा नहीं कि अडानी भी चला जाएगा, अब नहीं। भारत सरकार ने क्लियर कर दिया कि टाटा के पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस, मतलब ओनली टाटा कैन डू बिजनेस इन बांग्लादेश। तो वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिलता है और उसी एक्सक्लूसिव लाइसेंस को हम लोग कहते हैं चार्टर, ठीक है, उसी लाइसेंस को कहते हैं चार्टर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या था? चार्टर था, एक्सक्लूसिव लाइसेंस था कि भाई केवल तुम ही हो जो ब्रिटेन की तरफ से जाओगे इंडिया और इंडिया में बिजनेस करोगे, और ब्रिटेन की कोई और कंपनी इंडिया में एंट्री नहीं करेगी। ये गारंटी हो गई, ठीक है। अगर ये चार्टर मिला, एक्सक्लूसिव मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ? मोनोपोली। मोनोपोली मतलब अब हम ही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में क्या आ गया? अब हम ही हैं, हम ही एक लौता व्यक्ति हैं जो वहां बिजनेस करेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि हम ही को मिला और हम वहां कर भी रहे हैं और हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ोगे तुम कि जब 1600 में एंट्री मारते हैं ब्रिटेन का जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एंट्री मारती है, तो वो धीरे धीरे करते हुए लगभग पूरे इंडिया पे अपना बिजनेस जमा लेती है। तो अब उसके अंदर क्या आएगा? घमंड आएगा। घमंड किस बात का? कि हम ही इकलौता है जो इतना काम कर रहे हैं और इसके अलावा कोई और मतलब हमारे देश से कोई और बिजनेसमैन यहां पहुंच भी नहीं सकता है। तो ये मोनोपोली था कि हमको छोड़ के कोई और ये काम नहीं कर सकता है। उसके बाद आएगा दीवानी राइट। अब यहां से कहानी बदल जाती है। कहानी क्या बदल रही है कि अब देखो, जब हम हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर एक समय आएगा, एक आएगा समय 1757, ठीक है, 1757, 1757, ठीक है, और उसके बाद एक आएगा 1764। दो इंपॉर्टेंट डेट है हिस्ट्री में। 1757 क्या है? पलासी का युद्ध, ठीक है, पलासी का युद्ध हुआ था। और ये कौन सा है? ये बक्सर का युद्ध है। ये दो वार ब्रिटेन लड़ा, और ब्रिटेन ने जब लड़ा तो बक्सर का वार जब फाइनली जीत गया, जब पलासी जीता तो बंगाल पर उसको कमांड मिला। अब बक्सर जब फाइनल हुआ, उसी पलासी का अगला एक्सटेंशन हुआ, जब बक्सर में वो जीता, तो यहां से क्लियर हो गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिंपल एक कंपनी नहीं रही, इसको मिल गया दीवानी राइट। दीवानी राइट का मतलब क्या हुआ? पहले तो बिजनेस कर रही थी, सामान बेच रही थी, सामान खरीद रही थी, वो उसको वो राइट था। दीवानी राइट का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब इसको मिल गया टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार।
इसको मिल गया टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार, कि भाई अब हम टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि तुम अगर हम मान लो एक लैंड है, हमने एक फैक्ट्री बनाया, हम ये पूरा लैंड ले लिए और इसमें हम फैक्ट्री चला रहे हैं, अगर अब मेरे लैंड में तुम एंट्री मारोगे, कोई भी अदर बिजनेसमैन, कोई भी व्यक्ति अगर यहां पे कोई घर बना के भी रह रहा है, ठीक है, अगर तुम यहां पे घर बना के रह रहे हो, ये लैंड जो कि मेरा है, तो तुमको अब हमको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम मेरे यहां से क्रॉस किए हो तो तुमको यहां पर टैक्स देना पड़ेगा, अगर तुम मेरे यहां से सामान खरीद रहे हो तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। दीवानी राइट, उसको मिल गया दीवानी राइट। और जब दीवानी राइट मिला तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिंपल एक बिजनेसमैन नहीं रही, वो बन गई एडमिनिस्ट्रेटर, वो बन गया प्रशासक वहां का, कि भाई अब हम जब टैक्स ही कलेक्ट कर रहे हैं तो हम ही तो यहां पर चला रहे हैं सब कुछ, तो वो बन गया प्रशासक। तो यहां पर 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेसमैन से कन्वर्ट होती है, कहां पर जाकर बिजनेसमैन से कन्वर्ट हो गई अब वो एडमिनिस्ट्रेटर पर। अब जब एडमिनिस्ट्रेटर है तो यहीं पे तुमको समझाते हैं दो वर्ड जो तुमको पूरे पॉलिटी में मिलेगा। एक है एग्जीक्यूटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कार्यपालिका, ठीक है। अभी से इस वर्ड को पकड़ो और इसको आगे तक ले जाएंगे हम लोग। एक होता है लेजिस्लेटिव, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग, ये कार्यपालिका हुआ और ये तुम्हारा लेजिस्लेटिव जो है, जो कानून को बनाएगा, ठीक है। तो यहां से शुरू होता है कहानी। दो तरह का वर्ड आया, अभी आएगा ये वर्ड बहुत बार तुम्हारे पास। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो किसी भी प्रोग्राम को, जो किसी भी रूल को, जो किसी भी कानून को एग्जीक्यूट मतलब अप्लाई करेगा। जैसे कि पुलिस को पकड़ो, पुलिस के पास एक कानून बना हुआ है कि जो चोरी करेगा उसको तुम पकड़ लो, तो पुलिस गई पकड़ के ले आए। तो यहां पर दो वर्ड आया, एक तो कानून बना हुआ था पहले से कि अगर चोरी होती है तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, ये कानून लिखा हुआ है पहले से। अब पुलिस क्या है, पुलिस वो व्यक्ति है जो उस कानून को पढ़कर उस चीज को लागू करने चली गई, ठीक है। तो यहां पे एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ कि जो कानून बना हुआ, जो रिटेन लिखा हुआ है, उसको पालन कौन करवाएगा, तो वहां पर पालन करवाने वाला व्यक्ति कौन हुआ, वो हुआ पुलिस। जैसे मान लो आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर, जो भी है, जो तुम बीपीएससी दोगे तो यहां पे जो तुम पास करोगे तो तुम बनोगे ऑफिसर। तो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है कि जो सरकार नियम बनाई, सरकार ने जो प्रोग्राम बनाया, सरकार ने जो भी स्कीम लाया, आप उस स्कीम को लागू करेंगे धरातल पर। मतलब आप कौन है, आप है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ कि जो उस कानून को लागू करेगा, और एक है लेजिस्लेटिव जो उस कानून को बनाएगा। तो कानून कहां बन रहा था, अगर भारत के लिए बात करेंगे तो कानून कहां बन रहा है, लोकसभा में, राज्यसभा में, यानी कि जो पार्लियामेंट है वहां पे कानून बन रहा है। मींस वहां पे जो व्यक्ति बैठ रहा है वो, उसका काम क्या है, कानून को बनाना, और जो फील्ड में काम कर रहा है उसका काम क्या है, उस कानून को लागू करना। तो यहां पर दो तरह का विंग दिखा, एक एग्जीक्यूटिव विंग दिखा, एक लेजिस्लेटिव विंग दिखा, ठीक है। तो ब्रिटेन के टाइम में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव के पास, जो उस कानून को लागू कर रहा है, उसी के पास लेजिस्लेटिव पावर भी था कि भाई तुमको लागू करना है तो तुम अपने हिसाब से कानून भी बना लो, ठीक है। यानी कि उस समय एग्जीक्यूटिव पावरफुल था, मतलब जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसी को पावर दे दिया गया था कि तुम कानून भी बना सकते हो। तो ये चीजें यहां पर तुमको मिली कि दीवानी राइट यहां पे आ गया। अब यहां से बदला क्या कहानी ये बदलता है कि अब फिर से इसको रिकैप करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी थी, वो आई, व्यापार की, व्यापार करते करते उसका व्यापार बहुत बढ़ गया। बढ़ने के बाद दो वार वो लड़ा, एक पलासी का लड़ा, एक बक्सर का लड़ा। लड़ने के बाद उसको क्या मिल गया, दीवानी राइट, मतलब टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी साधारण कंपनी नहीं रही, वो एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया इंडिया में, और जो पूरे इंडिया में शासन चला रहा था। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, तीन जगह उसने बनाया सेंटर अपना, ठीक है। ध्यान समझना इस चीज को कि मद्रास था, एक मद्रास था, ठीक है, एक बॉम्बे था और एक बंगाल था। इस तरह से वो तीन सेंटर बनाया अपना, तीनों जगह अपना फैक्ट्री उट्री, किला उला सब बना के आराम से यहां पर लोग रहने लगे और इस शासन कर रहा था इस तरह से। अब यहां पे खेल कहां पे होता है, खेल यहां पे होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बहुत अर्न कर ली तो हुआ क्या, जब आप मतलब आपको मतलब बहुत सारा पावर मिल गया है और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो दिमाग थोड़ा सा खराब होगा। तो यहां पर भी वही हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे, ठीक है,
क्योंकि टैक्स कलेक्शन उनका पावर हो गया था। तो टैक्स कलेक्शन के नाम पर उन लोगों में आया करप्शन। करप्शन कैसे आया कि मान लो कि तुम्हारे यहां से रोड से क्रॉस कर रहे हैं, जैसे तुम अभी के डेट में देखो कि मान लो कि कोई व्यक्ति है वो विदाउट हेलमेट जा रहा है और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब उसमें क्या होगा कि उसका चालान कटेगा 1000 रुपया का। तो वो क्या बोला कि 200 रुपया ले लीजिए ना, हमको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 200 रुपया ले लिया, उसको छोड़ दिया गया। तो हुआ क्या, जो व्यक्ति 200 रुपया लिया उससे, वो व्यक्ति वो 200 रुपया तो जमा करेगा नहीं, अब वो तो रख लिया अपने पॉकेट में। तो सरकार का क्या हुआ, सरकार का रेवेन्यू का लॉस हुआ। सरकार अगर वो पैसा जाता 1000 रुपए का चालान कटता तो 1000 रुपया कहां जाता, सरकार के खाते में। तो सरकार के खाते में पैसा गया नहीं। ठीक है, पैसा किसके पास गया, जो व्यक्ति 200 रुपया में उसको छोड़ दिया। तो यही चीज हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी में कि टैक्स कलेक्शन का पावर मिला किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ऑफिसर्स जो थे वो उसको लागू कर रहे थे। तो वहां पर होना शुरू हुआ करप्शन। करप्शन का मतलब क्या हुआ कि टैक्स के नाम पर वसूली शुरू हो गई। और रिजल्ट क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी गरीब होती चली गई। गरीब मतलब क्योंकि पैसा जो था वो उसके अकाउंट में ना जाकर ईस्ट इंडिया के जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, उसके अकाउंट में पहुंचने लगा। मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपया का चालान कटना था। अगर 1000 रुपया का चालान कटता तो 1000 रुपया कहां जाता, कंपनी के अकाउंट में जाता। लेकिन 1000 रुपया की जगह पर वो 200 रुपया लिया अपने पॉकेट में और व्यक्ति को छोड़ दिया। तो यहां तो लॉस हुआ ही, यहां तो भाई लॉस हो गया कि टैक्स इसको मिलना ही बंद हो गया। लेकिन इस ऑफिसर के साथ क्या हुआ, इसका पॉकेट तो भरना शुरू हो गया, इसको बहुत पैसा मिलने लग गया। ठीक है, तो रिजल्ट ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो चली गई घाटे में। ठीक है, वो चली गई घाटे में। लेकिन जो उसके ऑफिसर थे वो हो गए बहुत रिच। मतलब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे वो बहुत अमीर व्यक्ति है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी खुद घाटे में जा रही है। घाटे में जाने का समझ में आया कारण। अब ऐसे कंडीशन में ईस्ट इंडिया कंपनी के कहा जाता है कि लगभग 1 मिलियन पाउंड का इसको घाटा हो चुका था। और ऐसे कंडीशन में ईस्ट इंडिया कंपनी गई अपने गवर्नमेंट के पास, मतलब किसके पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, कि भाई मेरा कंपनी जा रहा है घाटा में, तो थोड़ा मेरा मदद करो, क्योंकि आप ही हमको भेजे थे इंडिया कि जाओ वहां जाकर बिजनेस करो, लेकिन मेरा बिजनेस जा रहा है घाटा में, तो मेरा मदद करो। अब यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिमाग ठनका कि यार ये हो क्या रहा है। जो उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं, जो वहां के ऑफिसर हैं, वो तो चूंकि लंदन में ही घर बना रहे हैं अपना, वो तो ब्रिटेन में ही रह रहे हैं, फाइनली तो रहेंगे वहीं पर, यहां कितना भी कमा लो जाएंगे तो वहीं। तो वो बोल रहा है कि जो उसका ऑफिसर है वो अमीर का अमीर दिख रहा है और कंपनी जो है वो बता रही है कि हम बहुत जा रहे हैं घाटा में। तो यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से एक्शन लेना शुरू करती है कि यहां पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो यहां से आता है रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब यहां से आता है टू रेगुलेट। किसको रेगुलेट, मतलब किसको रेगुलेट, या कहो कि टू कंट्रोल, हमको कंट्रोल करना है। किसको आपको कंट्रोल करना है, आपको कंट्रोल करना है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ना कि इंडिया को। अभी इंडिया यहां पर सिनारियो में आया भी नहीं, अभी भारत के लोग तो कहीं हैं भी नहीं। अभी का जो सिनारियो था वो ये सिनारियो था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में ये आ गया कि हमको उस कंपनी को रेगुलेट करना है, जो कंपनी को हम भेजे थे चार्टर देकर कि जाओ भाई वहां जाके तुम बिजनेस करो। आज के डेट में वो कंपनी बता रही है कि हम तो भाई भी घाटा में जा रहे हैं। तो घाटा में क्यों जा रही है, यानी जरूर कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, और इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए हमको उस कंपनी को करना है क्या, रेगुलेट। तो यहां से शुरू होता है रेगुलेटिंग एक्ट का आना। मतलब यहां से शुरू हुआ रेगुलेटिंग एक्ट का आना। ये रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में दिमाग में फिर से बिठा लो, फिर से इस बात को क्लियर करते हैं। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आ रहा है ये कौन ला रही है, ये ला रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहो या कहो कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, ठीक है, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो वहां से रूल बना रही है। और वो रूल किसके लिए बना रही है, वो रूल बना रही है टू कंट्रोल। किसको कंट्रोल करना है, टू कंट्रोल करना है हमको ईस्ट इंडिया कंपनी को। इंडिया को नहीं कर रहे हैं, इंडिया के लिए भी बात भी नहीं कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना है। किसको रेगुलेट करना है, तो रेगुलेट करना है मतलब उसको लाइन पे लाना है। किसको लाइन पे लाना है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइन पे लाना है। अब यहां से शुरू होगा कहानी कि दिल्ली में लंदन में बैठकर कैसे दिल्ली को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जो कंपनी बैठी वो बंगाल में बैठी, तो क्वेश्चन उठा कि बंगाल में बैठे हुए ऑफिसर को लंदन में बैठ के कैसे कंट्रोल किया जाए। तो यहां से हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। और पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है वो आता है 1773
1773 में। कब आएगा? 1773 में। और यहीं पर रूल बना दिया गया कि हर 20 साल पर, आफ्टर 20 ईयर, ठीक है, हर 20 साल पर हम आपको रेगुलेट करने के लिए रूल लाएंगे। मतलब क्या हुआ? जो आपको चार्टर दिए थे, चार्टर मतलब क्या हुआ कि जो आपको हम लाइसेंस दिए थे, उस लाइसेंस के टर्म एंड कंडीशन को रिवाइज करेंगे हम, ठीक है। यानी कि करेंगे क्या? हम जो टर्म एंड कंडीशन हम आपको लिख के दिए थे, कहां पर? आपके एक्सक्लूसिव लाइसेंस में, कि भाई तुम्हारे पास ही ये चीज रहेगा, तुम ही ये काम कर पाओगे, तुम ऐसे करोगे, वैसे जो भी टर्म एंड कंडीशन तुमको हम दिए थे, हम सभी टर्म एंड कंडीशन को एवरी 20 ईयर पर रिवाइज करेंगे। हम चेक करेंगे कि वो सही से काम कर रहा है कि हमको बदलने की जरूरत है। तो हर 20 साल पर आएगा रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसको रेगुलेटिंग एक्ट कह सकते हो, इसको तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहां से शुरू हुआ, या इसको कहीं कहीं पर चार्टर एक्ट भी कहा जाता है, चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। क्यों चार्टर एक्ट कहते हैं? क्योंकि चार्टर के टर्म एंड कंडीशन को रिवाइज करना है। कहां रिवाइज करना है? चार्टर के टर्म एंड कंडीशन को रिवाइज करना है, सो दैट इज कॉल्ड चार्टर एक्ट। चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना है, तो दैट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट। तो नाम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कर रहे हैं, चार्टर एक्ट क्यों कर रहे हैं। पहला चार्टर एक्ट कब आया? 1773 में। तो क्या बोले? अगला कब आएगा? 20 साल के बाद। यानी कि अगर कभी ऑर्डर बनाना पड़े कि कब कब आया एक्ट, तो पहला कब आया? 1773 में। तो अगला कब आएगा? 20 साल बाद, यानी कि 1793 में आएगा। 20 साल के बाद आया। फिर अगला 20 साल के बाद आएगा, यानी 1813 में आएगा। फिर 20 साल के बाद आएगा 1833 में आएगा। अब फिर 20 साल के बाद आएगा 1853 में आएगा। यही तुम्हारा कहानी पहला राउंड चलेगा, ठीक है। हर 20-20 साल पर हम एक्ट को, अपने टर्म एंड कंडीशन को रिवाइज करेंगे और तुमको एक नया कानून देंगे। तो वही कहलाते हैं कि ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा। 53 क्यों लास्ट कहलाया? ये हम जब 53 पहुंचेंगे तब समझेंगे कि क्यों 53 को लास्ट कर रहे हैं, क्यों 58 को हम अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं। तो वो आएगा टर्म। तो यहां से समझ में आया। अगर कभी एग्जाम में ये आ जाए, फिर कभी यही पूछता है कि कब कब आया, तो ऐसे नॉर्मल दिमाग में डाल 20 साल का टेन्यूर है, हर 20 साल पे हमको कन्वर्ट करना है, तो 73 पहला है, तो जोड़ते चले जाओ, 20 साल तुमको मिल जाएगा कि अगला चार्टर एक्ट कब आने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पहला आया, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जैसा बोले कि फर्स्ट एक्ट कब आया है? 1773 में, ठीक है। अब यहां पर हुआ कि सवाल, तो पहले समझ लो कि करेगा क्या। अब वो बैठा हुआ है जो ब्रिटेन है, यानी कि वो ब्रिटेन जो है वो यहां है और इंडिया यहां है, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी हुई है, ठीक है। यहां से बैठ के उसको यहां कंट्रोल करना है। तो उसने पहला काम क्या किया? उसने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई देखो, अब जो होना है तो होगा ही। सबसे पहले इसको बनाया एंसरेबल, कि आपको जवाब देना पड़ेगा। जो हम लोग कहते हैं कि आप मुक्त नहीं है, जैसे कि सरकार आज के डेट में है, सरकार जब जाती है लोकसभा में बैठती है या राज्यसभा में बैठती है, जो गवर्नमेंट बैठती है, तो जो विपक्ष है वो सरकार से सवाल पूछता है, ठीक है, कि बताओ ये काम आपने क्यों किया, बताओ वो काम आपने क्यों किया, और सरकार को वहां पर जवाब देना पड़ता है। तो इसको कहते हैं एंसरेबल। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या हुआ? ये वर्ड आएगा कि गवर्नमेंट हमारी कैसी है, रिस्पॉन्सिबल है कि इररिस्पॉन्सिबल है। तो हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या हुआ कि जब तुम कोई काम करोगे तो तुमसे सवाल लोग करेगा, यानी लोगों को सवाल पूछने का अधिकार होगा और लोग तुमसे सवाल पूछेंगे और तुमको जवाब देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो यहां पर ब्रिटेन ने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुमको रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले बनना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबल कैसे बनोगे? तो बोला कि एक तुम बनाओ, जो तुम्हारे डायरेक्टर्स हैं उनकी एक टीम बनाओ, मतलब जो तुम्हारा करता धरता है वो डायरेक्टर्स की एक टीम बनाओ, और इस टीम से एक टीम बनाओ और इस टीम से हम सवाल पूछेगा, इस टीम को उसका जवाब देना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि कल को तुम मान लो कि कहीं पे खर्चा किया, कहीं पे तुम बिल्डिंग बनाया, तो हम पूछेंगे तुम्हारे डायरेक्टर की टीम से कि बताओ इतना रुपया तुमने क्यों खर्च किया, तो तुम्हारे डायरेक्टर को बताना पड़ेगा कि क्यों खर्च किया। और अगर मान लो कि तुम 5 लाख में कोई बिल्डिंग बनाया, तो तुमसे हम सवाल पूछेंगे कल को कि तुम 5 लाख में कहा बनाया, तो 4 लाख में बताता था, ये 3 लाख में बताता था, तुम 5 लाख क्यों खर्चा किए। तो उस डायरेक्टर को जवाब देना पड़ेगा कि तुम 5 लाख खर्च क्यों किए। तो पहला काम क्या किया कि एंसरेबल बनाया, कि भाई तुमको जवाब तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट अगर समझते हैं तो एक तो बनाया पहला कि डायरेक्टर की एक टीम बनाई, क्योंकि हमको उसको कंट्रोल करना है दूर में बैठ के, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो तुमको शुरू में बताया कि 3 पॉइंट था, एक था बॉम्बे, ठीक है, एक था बॉम्बे इस पोर्शन में, एक था मद्रास,
इस पोर्शन में, और एक था बंगाल। 3 जगह था, और 3 जगह अलग अलग गवर्नर बैठा करते थे। बंगाल के गवर्नर अलग हुआ करते थे, बॉम्बे के गवर्नर अलग हुआ करते थे, मद्रास के गवर्नर अलग हुआ करते थे। अब ब्रिटेन को कंट्रोल करना है इस तीनों को, तो कंट्रोल कैसे कर सकता है? 3 को कंट्रोल करना मतलब क्या? तीनों से 3 बार बात, मतलब मान लो एक ही सवाल पूछना है तो तीनों से पूछना पड़ेगा अलग अलग, तुम बताओ, अब तुम बताओ, अब तुम बताओ। तो बोला ना ऐसे कंट्रोल करने में दिक्कत होगा, क्योंकि कंट्रोल है, पूरा कॉन्सेप्ट है कंट्रोल करने का। तो यहां बोला जाएगा अब दिक्कत है यहां पर, तो दिक्कत तो दूर कैसे करोगे? दूर करने के लिए क्या बोला ना, ऐसा करो तीनों को मर्ज कर दो। ठीक है, तीनों को मर्ज कर दो। ठीक है, मर्ज कर दो मतलब क्या हुआ कि ठीक है तुम तीनों काम करो आप जैसे काम करते हो, लेकिन तुम तीनों में एक को बना देते हैं बॉस। ठीक है, एक को क्या बना देते हैं? बॉस। और ये जो बॉस है ये बाकी 2 से सवाल पूछेगा। जो बॉस है वो बाकी 2 से सवाल पूछेगा, और ब्रिटेन जो है केवल उस बॉस से सवाल पूछेगी। तो तीनों कंट्रोल हो गया, दिमाग लगाया कि हम 3 बार जो पूछेंगे उससे हम 1 बार पूछे। तो उसने क्या किया, बंगाल को कर दिया प्रमोट। ठीक है, जो तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ तुमको मिलेगा। बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर, बंगाल में भी गवर्नर था, गवर्नर तीनों जगह था, तो बंगाल के गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसको प्रमोट किया कि आप बन गए भैया आज से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बनने का मतलब क्या हुआ? इसके बनने का मतलब हुआ कि बॉम्बे के जो गवर्नर होंगे और मद्रास के जो गवर्नर होंगे वो दोनों बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे रहेंगे, और बंगाल का गवर्नर जनरल बॉम्बे के गवर्नर से, मद्रास के गवर्नर से सवाल पूछेगा। और हम जो है ब्रिटेन में बैठ के, हम मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ब्रिटेन में बैठकर उस गवर्नर जनरल से सवाल पूछ लेगी। ठीक है, तो बंगाल इसीलिए तुमको मिलता है हमेशा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रमोट करके बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और जो पहले गवर्नर जनरल थे हम लोग सब जानते हैं वो वारेन हास्टिंग थे। तो जो बंगाल के गवर्नर थे वही प्रमोशन मिला उनको, वो बन गए गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बनने का मतलब क्या हो गया, समझ में तुमको आ गया होगा कि गवर्नर जनरल बनने का मतलब हो गया कि अब बंगाल का गवर्नर मद्रास और बॉम्बे दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगला चीज हुआ कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया कलकत्ता में बन गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ये एक अलग हेडक था, समझेंगे चीजों को, ये एक अलग हेडक बना, ये सुप्रीम कोर्ट को बना दिया गया। तो देखना समझना चीजों को कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा ना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले एकदम स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी, उसको कोई बोलने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। अचानक से एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, अब बोलता है तुम अब ऐसे करोगे, तुम अब वैसे करोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। तो उसके अंदर होगा उथल पुथल कि भाई हम तुम्हारा मतलब आज तक हम किसी का नहीं सुने, अचानक हम तुम्हारा कैसे सुनने लग गए। तो यहां पर ये कहानी शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है कहां? कलकत्ता में। कब होता है? 1774 में। ठीक है, और गवर्नर ऑफ द कलकत्ता प्रेसिडेंसी गेन कंट्रोल ओवर, जो बोले तुमको मद्रास और बॉम्बे के ऊपर पे उनका कंट्रोल हो जाता है। एक बनता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या बनता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो बोले कि एक डायरेक्टर की टीम बनाओ जो आंसर देगी, जो क्या करेगी? आंसर देगी। किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, या कहीं कहीं पर इसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हो गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हो गया। बंगाल के गवर्नर को बना दिए हम गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल थे, उनको अपना ऑफिस चलाने के लिए एक काउंसिल बनाया गया, एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाया गया कि गवर्नर जनरल जो बंगाल के बने भाई, उनको मद्रास भी देखना है, बॉम्बे भी देखना है, तो साधारण काम तो है नहीं, तो अकेले तो कर नहीं पाएंगे। तो उनको एक टीम दिया गया कि तुम्हारा एक काउंसिल होगा 4 मेंबर का। ठीक है, जिसको काउंसिल इन 4 कहा जाता है, या इसको भी कलकत्ता काउंसिल कहा जाता है। तो गवर्नर जनरल का एक काउंसिल, मतलब गवर्नर, बेसिकली समझो क्या हुआ काउंसिल का मतलब कि गवर्नर जनरल का एक ऑफिस बन गया जिसमें 4 लोग बैठेंगे। ठीक है, जो उस गवर्नर जनरल को काम करने में मदद करेंगे। तो इस तरह से 1773 को जब समराइज करें तो पहला काम 1773 क्या किया? 1773 से हम लोग रेगुलेट कंट्रोल करने की कोशिश किए। दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम ये हुआ कि बंगाल के गवर्नर को पावर दी के उसको प्रमोट कर दिया, उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बोला कि तुम मद्रास को भी कंट्रोल करो, तुम बॉम्बे को भी कंट्रोल करो, अब बाकी तुमसे तो हम बात कर ही लेंगे। ठीक है, उस गवर्नर जनरल को अपना ऑफिस चलाने के लिए एक बनाया गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब उसका एक ऑफिस खोल दिया गया जिसमें 4 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक टीम बनाया,
जो बोले तुमको जवाब देना पड़ेगा तुमको ब्रिटिश पार्लियामेंट को, तो जवाब देने के लिए टीम बना दिया गया। तो इतना काम हुआ कहां पर, इतना काम हुआ 1773 में। अब सुप्रीम कोर्ट के आने से क्या हुआ ये समझो। सुप्रीम कोर्ट के आने से सुप्रीम कोर्ट बन गई, ध्यान समझो। अब गवर्नर जनरल का भी एक ऑफिस हो गया, ध्यान समझो यहां पर चीजें कैसे कैसे बदलती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी एक हो गया और गवर्नर जनरल भी हो गया। अब इन दोनों में हुआ झगड़ा। झगड़ा का वजह क्या है? झगड़ा का वजह है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, इसको भी पावर दिया गया कि तुम भी कानून बना सकते हो। इसके पास भी था कि तुम भी कानून बना सकते हो, ठीक है। ये तो एग्जीक्यूटिव भी था, इसको कानून लागू भी करना था, ठीक है। तो यहां पावर था दोनों के पास कि तुम किसी को भी बुला सकते हो, किसी को भी तुम सुनवाई कर सकते हो, किसी से तुमको भी सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि भाई तुम गवर्नर जनरल हो। और सुप्रीम कोर्ट है, उसको भी पावर दे दिया गया कि तुम किसी को भी बुला सकते हो, किसी भी सवाल पूछ सकते हो, तुम कहीं पर भी कानून चेंज कर सकते हो। तो अब क्या हुआ, दोनों के पास सेम पावर। और ये वो व्यक्ति जो शुरू से काम करता आ रहा है, शुरू से इंडिया में काम करता आ रहा है। आज उसका नाम बदल गया अलग बात है, लेकिन काम तो वही लोग कर रहा था। तो ये और ये दोनों में हुआ झगड़ा। ये बोलता था कि ये मान लो किसी व्यक्ति को बोला कि चलो तुम मेरे कोर्ट में आओ, तो ये बोला कि नहीं तुम नहीं जाएगा कोर्ट में, ठीक है। तो दोनों में सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के काउंसिल में हो गया झगड़ा। और इस झगड़ा को शांत करने के लिए लाया जाता है 1781 में सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट मतलब क्या हुआ कि बांट दिया गया कि नहीं भैया तुम दोनों में अलग अलग पावर है, तुम्हारा पावर अलग है, तुम्हारा पावर अलग है, दोनों के पावर को अलग कर दिया गया। तुमको मिलेगा आज के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम लेजिस्लेटिव। जुडिशरी को लेजिस्लेचर से अलग किया गया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो यही से शुरू होता है। यहां पे जब 1781 में सेटलमेंट एक्ट आता है, यही सेटलमेंट एक्ट कन्वर्ट हुआ है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में, जहां पर जुडिशरी और लेजिस्लेचर को अलग किया गया है। बोला गया है कि ये इसका पावर, मतलब अलग करने में क्या हुआ कि बता दे दो व्यक्ति है तो बोल दिया तुम रात में खाएगा तुम दिन में नहीं खाएगा, एगो बोला तुम दिन में खाएगा रात में नहीं खाएगा। ये क्या हुआ, पावर का सेपरेशन कि इसके पास ये पावर है, इसके पास ये पावर, तुम इस रूम में रहेगा तुम उस रूम में रहेगा। ये क्या हुआ, पावर का सेपरेशन कि तुमको अपने रूम में रखना है, उसको उसके रूम में रखना है, ताकि दोनों टकराए नहीं कहीं पर, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर हुआ। सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 कहां से आया, यहां से आया, सेटलमेंट एक्ट 1781। क्यों आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गठन हो चुका था और एक तरफ गवर्नर का काउंसिल भी बन चुका था, ठीक है। उसके बाद आता है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखो तुमको जब शुरू में बोले क्या बोले कि 1773 में एक्ट आया, इसके बाद कब आएगा, 20 साल के बाद 1793 में आएगा। लेकिन बीच में तुमको दिखा कहां पर, 1781 में दिखा तुमको सेटलमेंट एक्ट, फिर तुमको दिख रहा है 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट। क्यों आया है, तुम क्या बोले कि जब 1773 में जब एक्ट आया तो वो पहली बार था, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में खलबली मचा हुआ था कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हम ये काम नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे, तो हम उससे बात नहीं करेंगे। बहुत सारा खलबली मचा हुआ था और उस खलबली को शांत करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई ठीक है तुमको कंट्रोल तो करना है, लेकिन तुमको बर्बाद थोड़ी कर देना है। तुम रहो, तुम काम तो तुम ही करोगे, तो तुमको काम भी करना है। इसलिए सेटलमेंट एक्ट लाया बीच में कि भाई देखो झगड़ा हो गया है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर के जनरल के काउंसिल में, तो शांत करो। तो सेटलमेंट एक्ट आया। पीट्स इंडिया एक्ट क्या है, पीट्स भाई साहब जो थे वो थे पीएम, ठीक है, पीट्स द यंगर। पीट्स के फादर भी पीएम थे। तो पीट्स जो उस समय के पीट्स थे वो पीट्स द यंगर थे, तो वो उस समय के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। तो वो भी ज्ञान देने की कोशिश की है कि भाई हम प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, तुम तो मेरे देश का एक कंपनी हो केवल, तो तुमको हम समझाते हैं कुछ बात। ये समझाना शुरू किए। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 को हम लोग कहीं कहीं पर पीट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। पीट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि पीट्स नाम का व्यक्ति उसमें का प्रधानमंत्री था और वो ये एक्ट लाया था, ठीक है। अंडर दिस लॉ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड और कंट्रोल ओवर द कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंपनी पर एकदम कंट्रोल बनाने की कोशिश की, मतलब बोला कि सारा तुम्हारा कंट्रोल मेरे पास है। ये एक्ट बता रहा था। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था जिसमें 4 मेंबर, जो बोले थे 4 मेंबर की कंपनी थी, काउंसिल ऑफ 4 था, उसको घटा के 3 कर दिया। बोला जा तुम्हारा एक आदमी घटा देते हैं। मतलब आदमी हटाने का यहाँ पे सेंस क्या है कि तुम्हारे पास 4 व्यक्ति था काम करने के ऑफिस में, अब तुमसे एक आदमी हटा दिए, तुम 3 आदमी में काम करो। मतलब ये दिखा क्या रहे हैं कि हम, मेरा कंट्रोल तुम्हारे ऑफिस पर है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक ऑफिस बना नया, वहां पे कंट्रोल कर रहा था। वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक ऑफिस बना जिसमें 6 मेंबर थे। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन जो थी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, ये उसके ऑफिसर थे। यहां पर इसको बिठाया 6 आदमी को, बोला तुम जाओ वहां पर, ठीक है।
उसका तो अपना बोर्ड है, उसका तो अपना डायरेक्टर का बोर्ड है ही। यहां से 6 आदमी इस सरकार से, मतलब ब्रिटेन के सरकार से 6 आदमी है, वो गए उस कंपनी को देखने के लिए कि उसको कंट्रोल करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। यानी कि 6 हम अपना आदमी, मतलब समझो ऐसे जैसे भी भारत सरकार है और टाटा कंपनी थी, तो भारत सरकार के 6 ऑफिसर, ठीक है, या मान लो भारत सरकार के 6 मंत्री, ठीक है, उस 6 मंत्री को भेज दिया गया कहां, टाटा कंपनी के अंदर, कि जाओ जाकर देखो टाटा कंपनी कैसे काम कर रही है, उसको कंट्रोल करो। तो वो 6 व्यक्ति कौन है, उसको कहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और ये 6 मेंबर जो थे उसको नाम दिया कमिश्नर्स, कि भाई ये कहलाएंगे कमिश्नर, ये फलना कमिश्नर है, ढिमकाना कमिश्नर है। और ये कमिश्नर क्या करेंगे, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को जाकर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हेनरी डुअर्स जो थे पहले इसके प्रेसिडेंट हुए, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इंपावर्ड टू अपॉइंट एंड समन ऑल एम्प्लॉय। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी जो बोले मंत्री जी को भेज दिया, 6 मंत्री को हमने भेज दिया कंट्रोल करने के लिए, इनको दे दिया पूरा पावर कि भैया तुम किसी को भी बहाल कर सकते हो और किसी को भी तुम बुला के सवाल पूछ सकते हो, तुमको कोई नहीं रोकेगा। तुम उस कंपनी में जिसको चाहो उसको तुम नौकरी दे सकते हो और जिसको चाहो तुम बुला के सवाल जवाब कर सकते हो, भाई तुम ये काम क्यों किए, क्यों नहीं किए, ठीक है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सरकार की तरफ से एक टीम था जो उस कंपनी में घुसा, उस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। ये कौन हुआ, ये पिट्स इंडिया एक्ट में। उसके बाद 1793 और 1813 में कोई खास डेवलपमेंट नहीं, चूंकि इतना बड़ा बवाल पहले ही हो चुका था, फिर कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बट नॉर्मल चीज है, केवल जान लो कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कमर्शियल एडवांटेज ऑफ द कंपनी एक्सटेंडेड टू 20, क्या बोले, हर 20 साल के लिए हम आएंगे। तो बोला चलो तुम्हारा 20 साल पूरा हो गया 93 में, तुमको 20 साल के लिए हम और एक्सटेंड कर देते हैं, तुमको और 20 साल के लिए हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। बोला जितना तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा सैलरी है, ऑल द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल बी पेड फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ इंडिया। ध्यान से समझो, ये खेल है। क्या बोला, जो 6 वो मंत्री हम तुम्हारे यहां भेजे थे, ठीक है, वो मंत्री कहां का था, वो मंत्री था हमारा। अब वो जगह का काम कर रहा है, वो काम कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो बोला कि उसका सैलरी तुम दोगे, ठीक है, उसका सैलरी तुम दोगे। इसको समझो यहां पर चीजों को। आईएएस ऑफिसर सिलेक्ट कौन कर रही है, यूपीएससी। यूपीएससी किसकी संस्थान है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये भारत सरकार का। यूपीएससी किसको अपॉइंट की, आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर को। और इसको मिला क्या, कैडर। मान लो इसको मिला बिहार का कैडर, तो ये आ गए आईएएस अफसर, कहां आ गए, बिहार में आ गए नौकरी करने के लिए। तो बिहार में जब नौकरी करने के लिए आए, एज ए डीएम ये काम कर रहे हैं, इसको सैलरी कौन पे कर रहा है, बिहार गवर्नमेंट। अपॉइंट कौन किया था, अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी कौन थी, यूपीएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और इनको सैलरी कौन दे रहा है, बिहार गवर्नमेंट। अब समझो ये व्यक्ति जो यहां पर बैठा हुआ है, ये किसके प्रति लॉयल होगा, जो इसको अपॉइंट किया उसके प्रति, कि जो उसको सैलरी दे रहा है उसके प्रति। तो यहां पर जवाब मिलता है कि ये इसके प्रति, जो अपॉइंट किया, क्योंकि पता है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको हटाने का भी पावर है। सैलरी तो भैया हम ले लेंगे, लेकिन अगर हमको नौकरी से हटा दोगे तो फिर बचा क्या मेरे पास। तो ये लॉयल किसके प्रति है, यूपीएससी के प्रति, ठीक है। और सैलरी किससे ले रहा है, बिहार सरकार से। बात समझ में आया, यही चीज था वहां पर कि सेंट्रल, वहां से ब्रिटेन के गवर्नमेंट से 6 व्यक्ति चुन के गए। वो गए कहां काम करने, ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो काम कहां कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कंट्रोल किसको कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। सैलरी किससे ले रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन है किसके व्यक्ति, ब्रिटेन गवर्नमेंट के। तो वही चीज बोला कि उसका जो सैलरी है वो रेवेन्यू ऑफ इंडिया से लिया जाएगा। और मेंबरशिप, जो कमांडर इन चीफ, मतलब जो आर्मी के जो चीफ थे, उनको वहां से रिवोक कर दिया गया, ठीक है। तो 1793 में कोई खास नहीं, बस नॉर्मल चीज था। वैसे ही 1813, 20 साल के बाद फिर से वापस आए, 20 साल के बाद फिर से आए, फिर से उसको दिए। अब यहां से कहानी शुरू हुआ। कहानी क्या शुरू हुआ कि पहला यहां पर काम हुआ, 1 लाख रुपया का एजुकेशन में खर्चा करने के लिए ग्रांट दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, कि 1 लाख रुपया का तुमको ग्रांट दे रहे हैं, तुम एजुकेशन पे खर्चा करो। अब ये देखना हो क्या रहा है, अचानक से यहां पर एजुकेशन कैसे एंट्री मार दिया। अचानक से सरकार को शिक्षा पर कहां से ध्यान आ गया, क्यों शिक्षा को देखने लगी, बताते हैं तुम्हें कारण, ठीक है। मोनोपोली ऑफ द ट्रेड ऑफ कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड। यहां से ध्यान समझो, जो तुमको हम चार्टर दिए थे, एक्सक्लूसिव लाइसेंस, वो अब समय आ गया तुम्हारा उसको खत्म करने का, कि अब तो केवल तुम ही नहीं, बाकी कंपनी भी एंट्री मारेगी। अब मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट ही ना तुमको लाइसेंस दी थी कि तुम ही केवल करोगे व्यापार। अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ही बोल रही है नहीं ठीक है, तुम तो कर ही रहे हो, जो करना है करो, हम और कंपनी को भी ये लाइसेंस देने जा रहे हैं। तो इंडिया ट्रेड वाज ओपन टू ऑल ब्रिटिश। ये तुमको एग्जाम में हमेशा दिखता है कि कौन से एक्ट के तहत, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली खत्म किया गया।
तो मोनोपोली खत्म किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट से, जिसमें बोल दिया गया था कि ब्रिटेन की और भी कंपनी इंडिया में जाकर बिजनेस कर सकती है, ठीक है। और इन इंग्लैंड बिफोर द कंपनी एम्प्लॉय वेर हायर्ड मैंडेटरी ट्रेनिंग इज अरेंज, जो भी तुम कंपनी में, अपने कंपनी में जिसको भी तुम हायर कर रहे हो, जिसको भी तुम बहाल कर रहे हो, उसको ट्रेनिंग देना कंपलसरी करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से समझो पहले यहां पर चीज क्या हुआ। चीज ये हुआ कि एजुकेशन कहां से एंट्री आया। एजुकेशन एंट्री यहां से आता है कि शिक्षा, मतलब जो अभी जो एग्जाम जैसे होता है यूपीएससी का ओपन होता है सबके लिए, उस समय ऐसा एग्जाम होता नहीं था। उस समय का सिस्टम कुछ और था। सिस्टम ये था कि एक स्कूल हुआ करता था, ठीक है। उस स्कूल में जो बच्चा एडमिशन ले लिया वही वहां से निकलेगा तो उस समय का सिविल सर्वेंट बनेगा। ये नॉर्मल सा रूल था। जैसे अभी क्या होता है कि आप यूपीएससी दिए या बीपीएससी दिए, आप पास किए, आप बन गए ऑफिसर। उसमें वो रूल नहीं था। वो था रूल वहां पर ब्रिटेन में कि एक स्कूल हुआ करता था, उसी स्कूल में जितना बच्चा नाम लिखा लिया वो वहां से पास करके जब निकलेगा तो वो एज ए ऑफिसर ही निकलेगा, ठीक है। यानी स्कूल में एडमिशन लेना तुमको काम, तुमको नौकरी के लिए एग्जाम नहीं देना है, तुमको स्कूल में एडमिशन लेना तुम्हारा टारगेट है। ये था कॉन्सेप्ट। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट बोली ना कि नहीं, ये स्कूल वाला सिस्टम हम खत्म करेंगे, हम ओपन एग्जाम लेंगे। हम क्या करेंगे? ओपन एग्जाम लेंगे। तो बड़ा बवाल हुआ, मतलब एकदम ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा चिल्लम चिल्ली कर दी कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। क्यों ऐसा हो रहा था ये समझना। जो स्कूल का सिस्टम था ना, उस स्कूल में एडमिशन होने का क्राइटेरिया क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर, जो डायरेक्टर हुआ करते थे, उस डायरेक्टर के रिकमेंडेशन से, मतलब वो डायरेक्टर जिसका पैरवी करेगा वही बच्चा वहां एडमिशन ले सकता है। ये रूल था, ठीक है। तो जो बच्चा को एडमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण मिला और कल को वो बना सिविल सर्वेंट, तो उसके दिमाग में किसके प्रति वफादारी रहेगी? ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादारी रहेगी। तो यानी जो सिविल सर्वेंट बन रहे थे वही सिविल सर्वेंट काम भी कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे व्यक्ति थे उनका वफादारी किसके प्रति था? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति। और ब्रिटेन की गवर्नमेंट देख रही है कि हम कानून बना बना के भेजे जा रहे हैं, ये लोग मान भी नहीं रहा है और लागू भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो लागू करने वाला व्यक्ति ही तो वो सिविल सर्वेंट है, और वो सिविल सर्वेंट के दिमाग में कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो कभी भी इस नेक्सस को तोड़ने के लिए बोले कि पढ़ाओ पहले सबको, अब पढ़ाओ, क्योंकि अगला बार जब तुम आएगा, अगला जो एक्ट आएगा तुमको दिखेगा, इसका रिजल्ट दिखेगा। तो यहां से बोला कि तुमको सबको पढ़ाना है, पहले सबको तैयार करो, पहले पढ़ा तो दो। चलो उस स्कूल में नहीं, बाकी कॉलेज में तो पढ़ेगा लोग, तो लोगों को पढ़ने के लिए इनकरेज करो। तो दिया 1 लाख रुपया कि लो 1 लाख रुपया खर्चा करो किस पर? पढ़ाई पर, ठीक है। अब आता है 1833, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। इसको ध्यान से सुन लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जितना लोग तैयारी वाड़ी भी करता है ना, मैक्सिमम लोग को इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं। उसको आर्टिकल पता होगा ये चीज हुआ, लेकिन ये क्या हुआ ये तुमको समझ में आएगा। यहां देखो, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैड बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये वर्ड को समझिए, लाइन में कुछ दम नहीं है। क्या बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमने घोषित कर दिया। तो लगा अरे ये तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो जीके का पॉइंट है। नहीं हुआ क्या, ध्यान से समझना। जो तुमको शुरू में बताया कि यहां पे बॉम्बे था, यहां पे मद्रास था, यहां पे बंगाल था। पहला काम क्या किया कि बंगाल को बोला कि बंगाल का जो बंगाल का गवर्नर है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा, ठीक है। और बॉम्बे और मद्रास जो है वो इसको रिपोर्ट करेगी, ठीक है। दैट इज द वर्ड। ये हुआ क्या? ये था स्टार्ट किसका? सेंट्रलाइजेशन का, पावर का सेंट्रलाइजेशन। पावर को सेंट्रलाइज मतलब एक बिंदु पर सारी शक्तियों को खींच के लाना। तो वो बिंदु कौन बना? बंगाल। तो बंगाल में सारी शक्तियां, मतलब मद्रास की भी शक्ति और बॉम्बे की भी शक्ति खींच के कहां ले गया? इसी को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। अभी तुम्हारे पॉलिटी में क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। भारत के प्रधानमंत्री जो है, भारत का जो लोकसभा है वो भी कानून बना सकता है, बिहार का जो विधानसभा है वो भी कानून बना सकता है। ये डिसेंट्रलाइजेशन है। यानी यहां पर सेंट्रलाइजेशन किए कि नहीं, तुम और तुम कानून नहीं, कानून केवल यही बनाएगा, तुमको केवल मानना है, ठीक है। कानून कौन बनाएगा? बंगाल, और तुमको मानना है। तो ये स्टार्टिंग था जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना बनाया, तो बंगाल का ही ना गवर्नर जनरल कहलाया, उसको दिया पावर कि तुम इसको कंट्रोल करना, लेकिन तुम कहला क्या रहे हो? बंगाल के गवर्नर जनरल। तो यहां पे था कि सेंट्रलाइजेशन को ट्राई किया गया कि करके देखते हैं होता क्या है। कब? 1773 में।
1773 में ट्राई किया गया और ट्राई करने के बाद, ठीक है, ट्राई करने के बाद लगभग 60 साल बीत गया, 60 इयर्स को चेक किया कि चलो देखते हैं क्या क्या हुआ क्या, और 60 साल तक देखा कि हाँ ये वाला सिस्टम काम कर रहा है, बंगाल अच्छा से मजबूती से मद्रास और बॉम्बे को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहां से बोला अब आता है समय फाइनली कि यहां पर हम लोग ट्राई कर रहे थे सेंट्रलाइजेशन का, अब सेंट्रलाइजेशन लागू करने का समय आ गया, ठीक है। तो पहला यहां पर हुआ कि पूरा शक्ति जो था पूरे इंडिया का उसको सेंट्रलाइज कर दिया बंगाल में, और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको कह दिया कि भैया अब तुम सिर्फ बंगाल नहीं कहलाओगे, तुम कहलाओगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आया पहली बार यहां पे इंडिया का टर्म कि अब तुम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाओगे, ना कि बंगाल कहलाओगे। तो ध्यान समझ लो ये क्या हुआ, आज के सिनेरियो में अगर बात करें तो ये हुआ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि पावर सेंट्रलाइज कर दिया गया कहां पर, बंगाल में, और बंगाल के गवर्नर को बोला कि तुम केवल बंगाल के नहीं, तुम पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए हो। लॉर्ड विलियम बेंटिक was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वहां कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो थे वारेन हास्टिंग, और ये थे विलियम बेंटिक। अब ये तो हुआ पहला पॉइंट, यानी सेंट्रलाइजेशन हमने शुरू कर दिया, ठीक। उसके बाद गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थे उसके पावर को दिया टू मेक लॉ फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहीं से वर्ड शुरू हुआ ब्रिटिश इंडिया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी हो रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां पे पहली बार हुआ कि ब्रिटिश इंडिया, मतलब क्या हुआ, उसने डिक्लेयर कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंपनी के नाम से जो भी लैंड, जो भी चीज एक्वायर की है इंडिया में, उस सब का पोजीशन किसके पास है, ब्रिटेन के पास, मतलब ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास। और वो कहला रहा है, वो जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना संपत्ति यहां बनाया, दैट संपत्ति इज कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया। और यही तुम्हारा है कॉलोनी का कॉन्सेप्ट, कि तुम बन गए फाइनली गुलाम। कभी कभी पूछता है कि तुम गुलाम कब हुए, तुम ब्रिटेन के गुलाम कब हुए, तो यहीं पे है 1833 में कि एक्ट बनाकर आपको गुलाम घोषित कर दिया गया कि जो पूरा इंडिया है, मतलब इंडिया मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी मान लो बंगाल को जीती थी, मद्रास को जीती थी, बॉम्बे था उसका, तो ये सब जो पोर्शन था वो पोर्शन अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ना होके किसका हो गया, ब्रिटेन गवर्नमेंट का हो गया, और आप बन गए ब्रिटेन गवर्नमेंट के एक कॉलोनी, दैट इज कॉल्ड गुलाम। क्या फाइनली गुलाम हुए यहां पर 1833 में। तो कैसे गुलाम हुए हम गुलाम हुए एक एक्ट के कारण, एक एक्ट के कारण, चार्टर एक्ट 1833। जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे यही एक्ट है। गांधी जी को यह चीज समझ में आया था कि हम एक एक्ट के कारण, एक कानून के कारण गुलाम बने हैं, तो जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक हम गुलामी हमारी खत्म नहीं होगी, मतलब मारधार कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक ब्रिटेन का पार्लियामेंट फिर से कानून नहीं बनाता है कि भाई तुम ब्रिटिश इंडिया है उसको हम छोड़ रहे हैं, तब तक ये वाला कानून खत्म होगा नहीं। अमेंडमेंट इश्यू कहते हैं कि संशोधन होना जरूरी था, ठीक है। ये हम लोग हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिसेंट्रलाइजेशन एबोलिश्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसेंट्रलाइज, क्या बोले, सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया, सेंट्रलाइजेशन लागू कर दिया गया। तो डिसेंट्रलाइज मतलब बॉम्बे के पास अपना पावर, मद्रास के पास नहीं, भैया किसी के पास कोई पावर नहीं है, पावर एक ही व्यक्ति के पास है जो बंगाल में बैठा हुआ है, जिसको हमने नाम दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पावर उसके पास है, कानून वही बनाएगा, केवल तुम लोग केवल उसको पालन करोगे, जो बात वो बोलेगा वो पूरे इंडिया पे लागू होगा। कौन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज फॉर्म, क्योंकि बंगाल को बना दिया गवर्नर ऑफ इंडिया, तो उसको दिया एक असेंबली के, कानून बनेगा ना भाई वहां पर, तो कानून बनाने के लिए एक असेंबली चाहिए, उसका नाम रखा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका काम क्या है, कानून को बनाना। ध्यान से समझिए कहां पे जा रहे हैं। इसके पहले तक था कि एग्जीक्यूटिव जो था वही कानून खुद बना रहा था, अब कानून बनाने के लिए लॉ मेकिंग का एक अलग व्यवस्था शुरू हुआ, जो आज के उनको दिखता है लोकसभा राज्यसभा, एकदम अलग व्यवस्था है, ठीक है। तो एक अलग व्यवस्था यहां से शुरू हुई, लेजिस्लेटिव असेंबली को फॉर्मेशन किया गया। और फिफ्थ अमेंडमेंट एबोलिश द स्लेवरी सिस्टम, जो उसमें दासता की प्रथा थी, दास प्रथा मतलब गुलामी की, उस सिस्टम को खत्म किया गया, ठीक है। लेजिस्लेटर काउंसिल में, गवर्नर जनरल काउंसिल में एक लेजिस्लेटर को जोड़ा गया कि जो कानून बनाने, यहां बैठने वाला व्यक्ति है वो गवर्नर के काउंसिल में भी बैठेगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज था कि चाय का बिजनेस, ठीक है,
और चाइना में बिजनेस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको खत्म किया गया। ठीक है, तो यहां तक 1833 खत्म होता है। मतलब क्या हुआ कि बेसिकली तुम गुलाम कब हुए? 1833 में। अब आता है लास्ट, इसको लास्ट कह रहे हैं। लास्ट क्यों कह रहे हैं इसको ध्यान समझ लो। लास्ट इसलिए कह रहे हैं कि 1853 फिर 20 साल के बाद आया और यहां पे आकर सबसे पहला लाइन क्या बोला कि जो लाइसेंस फाइसेंस वाला बात है ना, जो 20 साल पे हम आएंगे करेंगे, हम तुम्हारा लाइसेंस खत्म कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला अब तुम्हारा लाइसेंस हम ऐसे भी खत्म कर रहे हैं, अब तुम काम करो इन ट्रस्टी के रूप में। मतलब क्या हुआ कि तुम जितना प्रॉपर्टी यहां एक्वायर किए हो उसके तुम ट्रस्टी हो, चलाएंगे हम ही, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं 33 में ही कि ब्रिटिश इंडिया ये हो चुका है। तो तुम उस ब्रिटिश इंडिया में केवल एक ट्रस्टी की तरह हो, तुम केवल इसको, चूंकि तुम्हारा बनाया हुआ सिस्टम है तो तुम अपने सिस्टम को केवल देखो, ज्यादा तुम निर्णय कोई नहीं ले सकते हो, तुम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम कोई फैसला नहीं कर सकते हो। तो यहां पे आकर इसीलिए इसको कहा गया लास्ट है कि भैया अब कहानी खत्म होने पे आ गया। और यहां से शुरू हुआ अरेंजमेंट ऑफ सिविल सर्विस इंडिया थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो तुमको 1813 में हमने कहा 1 लाख रुपया दिए थे ना हम तुमको पढ़ने के लिए। कब दिए? 13 में पैसा दिए और 1853 में हम बोल रहे हैं कि अब तुम बहुत पढ़ चुके हो, 40 साल हो गया, तुम बहुत पढ़ लिया तुम लोग, अब आओ कंपटीशन वाले एग्जामिनेशन में। यानी कि जो उसमें 13 में कोशिश किया गया था ओपन करने का सर्विस एग्जामिनेशन को, तो उसमें तो कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय तक थोड़ी मजबूत थी, तो अपोज कर गए। तो एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर किया, एक तरफ से लोगों को पढ़ाया। ठीक है, यानी ये कमजोर किया, इधर से लोगों को पढ़ा दिया, बोला अब एग्जाम लेंगे। अभी कुछ बोल भी नहीं सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी, और जिसको पढ़ाया वो एग्जाम पास भी कर जाएगा। तो यहां दो चीज एक साथ हुआ और बोला कि सिविल सर्विस एग्जाम जो होगा इंडिया में वो कंपटीशन से होगा, वो स्कूल वाला सिस्टम खत्म। ठीक है, और एम्प्लॉय जो कंपनी के होंगे ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज डिप्राइव्ड टू राइट टू अपॉइंट एंड कॉल। ठीक है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी कॉल कर सकते हो। पोस्ट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक पोस्ट बना दिया गया, क्योंकि अब तुम पावरफुल हो चुके, अब ब्रिटेन पावरफुल हो चुकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी बर्बाद हो चुकी है, तो लेफ्टिनेंट जनरल बनाया, मतलब सेना का एक व्यक्ति दे दिया। कॉमर्शियल राइट जो था कंपनी का उसको इनडेफिनेटली जाओ, तुमको जो जब तक रहना है रहो, लेकिन तुम्हारा जो एक्सक्लूसिव लाइसेंस था, तुम्हारा जो चार्टर था वो सब हम खत्म कर रहे हैं। तो वो फाइनली खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हारा 1853 द लास्ट चार्टर एक्ट, लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और इसके बाद ब्रिटेन की सरकार, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, वो प्लान कर रही थी कि हम अब ऐसे चलाएंगे, अब हम वैसे चलाएंगे। लेकिन मजेदार चीज क्या हुआ, इसके बाद कहो जो कारण समझ लो कि 1857 एक ईयर आता है जब हो जाता है फाइनली रिवॉल्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सिपाही मोटनी, सिपाही विद्रोह, जिसको कहा जाता है फर्स्ट इंडियन वार। ठीक है, जो नाम दो पढ़ो यहां पर। लेकिन 1857 की क्रांति हो गई और पूरा ब्रिटेन हिल गया कि हम यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट बना के सोच रहे थे कि इंडिया को कंट्रोल करना। वो इंडिया जिसको ब्रिटिश इंडिया घोषित कर रहे थे, उस इंडिया में हो गया विद्रोह। मतलब ये ब्रिटेन का आंख खोलने वाला चीज था। उसको पता ही नहीं था कि इंडिया के लोग विद्रोह भी कर सकते। उसको लगता था यहां के लोग को तो जो बोल रहे हैं वो मान ही रहा है। बोल दिए टैक्स दो, बोल दिए ये मत करो, बोल दिए वो मत, ये तो हर बात मान ले रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब वो लोग अगर विद्रोह कर दिया, इसका मतलब जरूर वहां पे कुछ है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां से आंख खुलेगा, सो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन का यहां से आंख खुलेगा। ठीक है, और ब्रिटेन पहला काम करेगी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की चीज थी इसको बोलेगी अब तुम बाहर वापस लौट जाओ। अब तुम्हारे बस का, तुम यहां पर रहो न रहो, कोई तुम्हारे जो लोग इतना बड़ा विद्रोह कर दिए हैं उस लोगों को, उस तरह के लोगों को तुम कंट्रोल करने लायक हो नहीं। अब वापस लौटो। अब फाइनली इंडिया, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया का नाम दे चुके हैं, जो ब्रिटेन का एक प्रॉपर्टी है, इसको कंट्रोल करेंगे डायरेक्ट। अब यहां से शुरू होगा 1858 का। अब यहां से जो एक्ट पढ़ोगे उसको पढ़ोगे तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अभी तक चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन एक्ट बनाना शुरू किया 1858 से शुरू हुआ ये, और तुमको ये मिलेगा 1947 आजादी तक। इसीलिए बोले इसको हम दो पोर्शन में पढ़ते हैं। जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसको हम लोग दो पोर्शन में पढ़ते हैं। एक पोर्शन पढ़ते हैं 1773 से लेके 1853 तक,
और दूसरा पढ़ेंगे 1858 से लेकर 1947 तक। तो ये वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछ सकते हो।